बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको पैराडाइज कॉलेज शकरगढ़ की तरफ से ऑनलाइन स्टडी सिस्टम में वेलकम कहा जाता है। आइए आज हम चैप्टर नंबर 3 का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे बात करेंगे। देखें स्टूडेंट्स, ये एक बुनियादी लॉ है और ये आप बड़ी सिंपल तरीके से इसको समझ जाएंगे। देखिए, कंजर्व का लफ्ज़ी मतलब होता है कांस्टेंट रहना, चेंज ना होना, और इसकी डेफिनेशन आप इससे प्रीवियस आर्टिकल से ज़रा रिलेट करें जिसमें आपने पढ़ा था न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम। वहाँ पे हमने क्या बताया था कि अगर किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो फिर मोमेंटम में चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब फोर्स ज़ीरो होगी तो फिर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, और जब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट ही रहेगा। वो तो एक बॉडी के लिए बात थी। अगर हम सिस्टम के लिए बात करें तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह की जाती है कि किसी भी सिस्टम का, आइसोलेटेड सिस्टम का लीनियर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन पहले बोर्ड पे लिख लें, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं, प्रूफ करते हैं। आइए, जी स्टूडेंट्स, टोटल लीनियर मोमेंटम किसी आइसोलेटेड सिस्टम का हमेशा कंजर्व रहता है। जी, आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? ऐसा सिस्टम जिस पर टोटल एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो हो। आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसा सिस्टम जिस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है, या ये भी कह सकते हैं, बाज़ औक़ात स्टूडेंट ये कह देते हैं कि जिस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही, लेकिन ऐसा आप ना कहें। एक्सटर्नल फोर्सेस हमारे सिस्टम में हो भी सकती हैं, लेकिन वो मजमूई तौर पर ज़ीरो हो जाएं। ठीक है, तो अब ज़रा सोचिए, अगर सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स टोटल ज़ीरो होगी, तो जब फोर्स ज़ीरो होगी तो वो कल वाला फार्मूला आपको याद आएगा कि जब टोटल फोर्स ज़ीरो है तो मोमेंटम में चेंज का रेट भी क्या आएगा? ज़ीरो। तो मोमेंटम यकीनन क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो मोमेंटम कब तक कांस्टेंट है? जब तक सिस्टम आइसोलेटेड है। तो आइए आइसोलेटेड सिस्टम को भी लिख लें। What is isolated system? ऐसा सिस्टम जिस पे एक्सटर्नल फोर्सेस का सम ज़ीरो हो, यानी नो नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट। अब हम सपोज करेंगे आइसोलेटेड सिस्टम को। देखें, हम अगर इस ज़मीन के ऊपर किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की बात करें तो आइसोलेटेड सिस्टम आपको नहीं फील होता। उसकी वजह यह है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या दूसरी एक्सटर्नल फोर्सेस मौजूद हैं। तो आइसोलेटेड सिस्टम हमें सपोज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो अब हम इसको प्रूफ की तरफ लेके चलेंगे। तो आपकी बुक में सबसे आसान तरीके से टू बॉडी सिस्टम से बात की है। हम भी टू बॉडी सिस्टम को बना लेते हैं। हम कहते हैं कि देखें बच्चे, दो बॉडीज़ हैं जिनके मैसेज m1 और m2 हैं। तो हम कहते हैं दो बॉडीज़ जिनके मैसेज m1 और m2 हैं और दोनों स्ट्रेट लाइन पर, यानी एक ही डायरेक्शन में v1 और v2 वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। देखिए, आपको नज़र आ रहा है कि v1 v2 से ग्रेटर है क्योंकि आपने इस वेक्टर की लेंथ ज़्यादा बनाई है। ठीक है, तो यकीनन ये आपस में टकराएंगे क्योंकि ये बॉडी इसको अप्रोच कर रहा है, इसकी स्पीड ज़्यादा है इससे। तो इसको लिखते हैं लेट्स कंसिडर टू स्फेरिकल बॉडीज या ऑब्जेक्ट्स जिनके मैसेज m1 और m2 हैं और दोनों मूव कर रहे हैं रिस्पेक्टिवली, यानी m1 मूव कर रहे हैं v1 से, m2 मूव कर रहे हैं v2 से, एक डायरेक्शन में यानी स्ट्रेट लाइन के अलोंग। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है? ज़रा गौर कीजिए।
आपको दिखाई दे रहा है हेयर V1 की मैग्नीट्यूड ग्रेटर है V2 की मैग्नीट्यूड से। इसका मतलब है कि M1 की वेलोसिटी M2 से ग्रेटर है, तो ये इसको अप्रोच करता करता इससे जाके टकराएगा। तो अब ये दोनों इंटरेक्ट कर जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि ये दोनों बॉडीज़ जब ज़मीन के ऊपर ट्रैवल करते हुए मूव कर रहे थे, तो क्या ज़मीन और इनके दरमियान फ्रिक्शन की फोर्स मौजूद है कि नहीं? यकीनन है। तो फिर तो सिस्टम आइसोलेटेड नहीं होगा। तो आइडियल केस को मैं फिर बता रहा हूँ, हम यहाँ आइडियल केस को ले रहे हैं जिसमें एयर फ्रिक्शन और जो ग्राउंड फ्रिक्शन है उसको हमने इग्नोर किया हुआ है, ठीक है। और मैं इसको साथ लिख देता हूँ जहाँ पे स्ट्रेट लाइन की बात की है। हेयर ऑल फ्रिक्शनल फोर्सेस आर इग्नोर्ड। आइडियल केस है। तो जब V1 V2 से ग्रेटर है तो ये इसको अप्रोच करता हुआ इससे जाके टकराएगा। जब टकराएगा तो क्या नज़र आता है, आप ज़रा गौर से देखिएगा प्लीज़, कि इन दोनों के दरमियान इम्पैक्ट हुआ, और इस इम्पैक्ट के दौरान जब भी दो बॉडीज़ टकराते हैं एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, ठीक है। ये M1 है और ये M2 है। तो इन दोनों पे जो फोर्स लगी वो कुछ इस तरह से है। तो क्या हुआ कि ये दोनों आपस में टकराए और टकराव के दौरान एक दूसरे पे फोर्स लगाई। अब आप देख रहे हैं कि ये सिस्टम पर लगने वाली एक्शन रिएक्शन फोर्स है F और F डैश। इस डायग्राम में हमने देखा कि M2 M1 पे जो फोर्स लगा रहा है उसका नाम F डैश है, और M1 M2 पे जो फोर्स लगा रहा है वो F है। लेकिन बेटा ये एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है, ये कोलिजन के दौरान सिस्टम के टू बॉडीज़ ने एक दूसरे पे लगाई। और अब ज़रा देखिए, जब दोनों पे फोर्स लग गई तो यकीनन वेलोसिटी बदल जाएगी। तो अब M1 ये जब टकराने के बाद अलहदा होंगे आफ्टर इम्पैक्ट, हम यहाँ पे लिखते हैं जी स्टूडेंट्स, हेड ऑन कोलिजन, ये आपको वैसे कोलिजन के चैप्टर में टॉपिक में अलग से बताऊंगा। ऐसी कोलिजन जिसमें सेंटर टू सेंटर कांटेक्ट होता है और लाइन ऑफ एक्शन चेंज नहीं होती, यानी बॉडीज़ एक लाइन पर मूव करते हुए इस तरह से टकराते हैं कि सेंटर से सेंटर का कांटेक्ट होता है। और अब आपने ये देखा कि इस दौरान F और F डैश एक्ट की, तो जब दोनों पे M1 पे भी फोर्स लगी M2 पे भी लगी, तो बताइए जब दोनों पे फोर्स लगेगी तो क्या आप इनकी वेलोसिटीज़ को वही रहने देंगे? नहीं। अब M1 की वेलोसिटी कुछ और हो जाएगी, M2 की कुछ और हो जाएगी। नाम रख लिया V1 डैश और V2 डैश। ज़रा इधर देखिए, अब हम ये दिखा रहे हैं कि M1 मूव कर रहा है लेकिन उसकी वेलोसिटी का नाम है V1 डैश, डायरेक्शन वही रही। M2 मैस उतना ही और इसकी वेलोसिटी है V2 डैश। आपने नोट किया कि पहले V1 ज़्यादा थी V2 से, लेकिन अब V1 डैश कम है V2 डैश से। इसका मतलब है पहले M1 फास्ट था, M2 स्लो था, अब M2 फास्ट है और M1 स्लो है। तो यकीनन एक की वेलोसिटी कम हो गई और दूसरे की बढ़ गई। ऐसा क्यों हुआ ये भी देख लीजिए, क्योंकि M1 मूव कर रहा था लेफ्ट से राइट और उस पर फोर्स लगी राइट से लेफ्ट ऑपोजिट, तो यकीनन इसकी वेलोसिटी कम हो गई। लेकिन M2 को देखें, M2 मूव कर रहा था लेफ्ट से राइट और फोर्स भी उस पर लगी लेफ्ट से राइट, तो इम्प्लाइज दैट कि एक की वेलोसिटी बढ़ गई और एक की कम हो गई। चलिए ये बात तो समझ आती है। अब हम देखते हैं क्या टोटल सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट है। तो इसको इसको समझने के लिए अब हम अपने प्रीवियस रिजल्ट की तरफ चलेंगे। M1 के मोमेंटम में आने वाला चेंज फाइंड करेंगे, M2 का चेंज फाइंड करेंगे और फिर हम टोटल सिस्टम में चेंज को फाइंड करेंगे। और अगर सिस्टम का टोटल मोमेंटम कांस्टेंट आएगा तो हम कहेंगे हमारा ये लॉ प्रूफ हो गया। आइए स्टूडेंट्स,
आपने ये फार्मूला पढ़ा था कल वाले लेक्चर में, F इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर टी, यानी न्यूटन सेकेंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम। यहाँ से किसी बॉडी का मोमेंटम चेंज आप इस फार्मूले से फाइंड करेंगे, F इंटू टी। तो हमें नज़र आ रहा है कि M1 का मोमेंटम भी चेंज हुआ, M2 का भी चेंज हुआ, तो दोनों का चेंज हम कैसे फाइंड करेंगे? सो तरतीब से फाइंड करते हैं। चेंज इन मोमेंटम ऑफ M1। देखिए बच्चों, M1 के केस में M1 पे कौन सी फोर्स लगी है? उस फोर्स का नाम क्या है? उस फोर्स का नाम है F डैश मल्टीप्लाइड बाय T। ये आ गया चेंज इन मोमेंटम M1 का। और इसकी वैल्यू चेंज कैसे लेते हैं? ज़रा डायग्राम पे देखें। फाइनल मोमेंटम क्या है M1 का? M1 V1 डैश, और शुरू में कितना था? माइनस M1 V1। अब यहाँ एरो इसलिए नहीं लगा रहे कि सेम डायरेक्शन है, हम इसको बगैर वेक्टर साइन के यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, ये M1 का आने वाला चेंज है, इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली M2 में कितना चेंज आया मोमेंटम का? ज़रा देखिए, M2 पे कौन सी फोर्स लगी है इस डायग्राम में? F मल्टीप्लाइड बाई T। ये तो इस फार्मूले से आई, और ये किसके इक्वल होता है? चेंज का तरीका आप जानते हैं, फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल M2 का फाइनल क्या बना? M2 V2 डैश, और इनिशियल क्या था? M2 V2। दैट इज इक्वेशन नंबर 2। तो बेटा M1 का चेंज आ गया, M2 का चेंज आ गया। सिस्टम में कितना चेंज आया? तो हमारा 2 बॉडी सिस्टम है, इन दोनों चेंजेस को जमा कर दें तो टोटल सिस्टम का मोमेंटम चेंज आएगा। सो बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जब हम 1 और 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा? आइए इस रिजल्ट पे बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपके पास इक्वेशन 1 और 2 है। इक्वेशन 1 M1 का चेंज बता रही है, इक्वेशन 2 M2 का चेंज बता रही है। टोटल चेंज कैसे लेंगे? इन दोनों चेंजेस को जमा करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं इक्वेशन 1 और 2 को, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड पे राइट हैंड साइड। चलिए, जब ऐड किया तो रिजल्ट बना F डैश इंटू टी प्लस F इंटू टी इक्वल आया। तो स्टूडेंट्स, आप क्या करेंगे? यहाँ से कुछ कॉमन लीजिए, टाइम को कॉमन लेते हैं तो आपके पास F प्लस F डैश इक्वल है, प्लीज आप गौर करेंगे, बिकॉज वी नो दैट न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है? एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं। मीन्स कि एक्शन और रिएक्शन जो पेयर फोर्स है उसका सम हमेशा 0 आता है, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन इक्वल बट ऑपोजिट होते हैं। तो F प्लस F डैश का रिजल्ट हमेशा 0 आएगा बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो बताइए, ये सारी साइड अगर 0 हो गई तो प्लीज़ गौर कीजिए, ये दोनों माइनस वाली टर्म इधर ले आते हैं, और नेक्स्ट आएगा M1 V1 प्लस M2 V2 इक्वल है M1 V1 प्राइम प्लस M2 V2 प्राइम या V2 डैश, जैसे भी कह लें। ये रिजल्ट है। ज़रा इस रिजल्ट को देखिए बेटा, ये रिजल्ट क्या बता रहा है? प्लीज़ गौर करना। आइसोलेटेड सिस्टम में जितना सिस्टम का टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन था, देखिए बिफोर कोलिजन मोमेंटम क्या था? M1 V1 प्लस M2 V2। तो ये टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन था। और इसको देखिए, M1 V1 प्राइम, M1 V1 प्राइम प्लस M2 V2 प्राइम, ये टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन है। सो हमें पता लगा कि ये जो साइड लिखी है ये बेसिकली बता रही है टोटल
लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन, और ये क्या बता रही है, तो टोटल जितना पहले था उतना टोटल बाद में है। क्या मतलब हुआ, टोटल कांस्टेंट है। यही डेफिनेशन थी। क्या डेफिनेशन थी कि जब आइसोलेटेड सिस्टम होगा तो टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। एक का बढ़ गया दूसरे का कम हो गया ऐसा तो होगा, लेकिन टोटल में कोई चेंज नहीं आएगा। आइए एक एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं, उससे आप टोटल की सेंस और बेहतर समझ लेंगे। ठीक है, जरा हम एक समझाने की खातिर एक मिसाल आपके सामने बता रहे हैं। M1 मूव कर रहा है V1 से, M2 मूव कर रहा है V2 से, और ये रोड कौन सा है मैं साथ लिख देता हूँ, आइडियल केस है, दिस इज फ्रिक्शन लेस रोड है। बेटा फर्ज कर लें M1 का, मैं अब MV का प्रोडक्ट नहीं लिखता, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ कि M1 का टोटल मोमेंटम है 100 न्यूटन सेकेंड। कैसे आया होगा, प्रोडक्ट से। M2 का इससे ज़रा कम है, चलें इसको हम कह लेते हैं 80 न्यूटन सेकेंड। तो टकराने से पहले मुझे बताएं कि सिस्टम का टोटल मोमेंटम कितना हुआ, तो आप कहेंगे 180 न्यूटन सेकेंड। ओके, अब क्या है कि ये इसको अप्रोच करता है। जब ये इसको अप्रोच करेगा तो हमारे पास क्या सिचुएशन बनेगी कि M1 और M2 यकीनन टकराएंगे। और टकराव के दौरान एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। ये मैं आपके सामने वही बात रख रहा हूं जिसको हम प्रूफ कर चुके हैं। बताइए, M1 पे फोर्स लगी ऑपोजिट, M2 पे लगी पैरेलल, तो क्या होगा, इसकी स्पीड कम होनी है, इसकी ज़्यादा होनी है। तो अब हम इस तरह से कुछ सेलेक्ट करते हैं कि अब M1 की चूंकि रफ्तार कम हो गई तो मोमेंटम भी कम होगा। तो मैं ये कहता हूं कि अब M1 का मोमेंटम, क्योंकि अब M1 मूव कर रहा है V1 डैश से, वेलोसिटी कम हो चुकी है, मैं कहता हूं M1 का मोमेंटम 100 से कम होके कितना हो गया, 90 न्यूटन सेकेंड। और M2 चूंकि इसकी M2 चूंकि इसकी वेलोसिटी बढ़ गई है V2 डैश, तो इसका मोमेंटम पहले 80 था, वो बढ़ के 90 न्यूटन सेकेंड हो गया। यहां पे देखें ना, यहां पे क्या था, V1 ग्रेटर थी V2 से, यहां कौन ग्रेटर है, V2 डैश ग्रेटर है V1 से। तो देखें इसका 100 से कम होके 90 हो गया, इसका 80 से बढ़ के 90 हो गया। टोटल अब भी कितना है, 180 न्यूटन सेकेंड। मेरा ख्याल है बात आप समझ चुके होंगे, टोटल टकराने से पहले और टोटल टकराने के बाद। इंडिविजुअली जरूर चेंज आया है, M1 का कम हुआ है, M2 का ज्यादा हुआ है, लेकिन सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट है। कब तक, जब तक सिस्टम आइसोलेटेड होगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। इसको बहुत अच्छे तरीके से पेपर पे वर्क करें, इसको समझें, इसको राइट डाउन भी करें, ताकि आप इस पर बात कर सकें, ताकि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।